Hello everyone, I am CS Shweta and I am going to take your CMA Inter Part B audit. राइट सो सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो आपका स्टडी मटेरियल है जो CMA से आपको मिला है। तो सबसे पहले मैंने आपका स्टडी मटेरियल क्यों ओपन करा है वो इसलिए सो डैट मैं आपको एक बार कंटेंट्स दिखा सकूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो पूरा पेपर है, पेपर नंबर 12, उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड दिस इज़ इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ CMA। तो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो जैसे आप देख रहे हैं कंपनी अकाउंट्स तो आपका पहला सेक्शन है, सेक्शन A, दैट इज़ अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। वो पार्ट मैं आपका नहीं लूँगी। जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है आपका सेक्शन B, विच यू कैन सी हियर, दैट इज़ ऑडिटिंग, राइट, दैट इज़ ऑडिटिंग विच इज़ 50 मार्क्स। तो यहाँ पे ऑडिटिंग सेक्शन B है और उसके जो यूनिट्स हैं वो है 6 और 7। तो ये जितना आपको कम दिख रहा है उतना है नहीं, जैसे यहाँ से तो स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन A के कंटेंट्स। हमारा जो यूनिट है वो है 6 एंड 7। तो यूनिट 6 में देर आर सब पार्ट्स, 3 सब पार्ट्स, 3 सब यूनिट्स एंड 7 में वी हैव 4 सब यूनिट्स, उसके भी सब पार्ट्स है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कुल मिला के बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिससे पार्ट B ऑफ ऑडिट बनता है। ठीक है, अब इस पूरे सब्जेक्ट में जो पार्ट सेक्शन आपका B ऑडिटिंग 50 मार्क्स का है, लेट मी टेल यू, ऑडिटिंग काफ़ी स्कोरिंग है, काफ़ी स्कोरिंग है। अगर आप चाहें और अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो आपके लिए ये पार्ट B बहुत, सेक्शन B ऑडिटिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग होने वाला है, राइट। तो मेरे पढ़ाने का जो अप्रोच रहने वाला है वो ये है कि मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊँगी पूरी क्लैरिटी से, डीपली, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आंसर कैसे लिखना है एंड हम लोग अपनी PDF से पढ़ेंगे। प्लस हम लोग जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, जैसे मैंने यूनिट 6 स्टार्ट किया ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स, इसमें मैंने इसका पहला सेक्शन लिया A, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। आपके ये पोर्शन लेने के बाद मैं आपका जो बुक में है, आपके स्टडी मटेरियल जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इससे भी एक बार रूबरू कराऊंगी कि देखिए ये सारी बातें हमने, जो मेरे नोट्स हैं और जो स्टडी मटेरियल है, दे आर एब्सोल्युटली सेम। वाई आर वी स्टडिंग फ्रॉम नोट्स? उसका सबसे बड़ी बात है दैट नोट्स आर ऑर्गेनाइज लिटिल बिट, ईजी टू एक्सप्लेन टू यू एंड फॉर यू ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी टू स्टडी फ्रॉम दोज नोट्स, राइट। लेकिन नोट्स के साथ साथ हमें मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ें हमने अपने स्टडी मटेरियल की कवर कर ली हैं। तो जैसे ही पहला चैप्टर ख़त्म होगा मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल को भी दिखाऊंगी, राइट। सो लेट मी ओपन माई PDF एंड शो यू दैट हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द नोट्स। तो ये आपके नोट्स आ जाते हैं जिसमें आपका है CMA Inter Part B Audit and the first unit is auditing concepts। तो auditing concepts सबसे पहले है आपका यूनिट 1 auditing concepts। अब auditing concept में जो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं वो है evolution of audit। अब जिन जिन की ये पहली बार सुन रहे हैं ऑडिटिंग का मतलब, सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि ये आपकी एकदम फ्रेश और फर्स्ट क्लास है ऑडिट की, पार्ट B ऑडिट की, ठीक है। तो अब ये ऑडिट वर्ड मेरे डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं पहले सुना होगा, कहीं लॉ में, किसी सब्जेक्ट में ऑडिट का मीनिंग डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन मैं सब प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आपने नहीं सुना। और मैं ऑडिट की बिल्कुल बेसिक्स पे आके आपको समझाती हूँ दैट व्हाट इज़ ऑडिटिंग इज़, ऑडिट क्या है, क्यों बना है। तो सुनिए, हमारी कंट्री बहुत टाइम तक, तो आपको ध्यान है ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थी, 200 साल अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट का काफ़ी टाइम तक तो कोई मतलब एक फुट होल्ड नहीं हो पाया कंट्री में, राइट। तो उस टाइम, उस समय के बारे में कि उस समय ये ऑडिटिंग कब से चलता आ रहा है हमें खास नहीं मालूम, लेकिन बहुत पुराने सालों की कुछ बातें देखी गई हैं और ऐसा महसूस हुआ है कि ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत ही पुराना। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग कराना। अब जैसे एक बात सुनिए, मेरी कंपनी है, अब मेरी कंपनी में क्या चल रहा है मुझे पता है,
लेकिन मैं एक बार चेक कराना तो चाहती हूँ कि क्या मेरे जो अकाउंटेंट हैं, मेरे जो बाकी ऑफिसर्स हैं, मेरी बाकी मैनेजमेंट है, ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक क्रॉस चेक तो बनता है ना। तो मैं किसी से क्रॉस चेक कराऊंगी। अब ये मानो कि मेरे सपोज 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उसके उनके अंडर और 5-5 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये जो 10 एम्प्लॉयज़ हैं मेरे और उनके अंडर जो उनके सब एम्प्लॉयज़ हैं, एक बात बताओ, मैं इनमें से ही किसी को अगर बोलूँ कि क्रॉस चेक करो तो ये गलत नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अगर मैं उन्हीं में से किसी एक को बोलूँगी कि चेक करो, तो वो खुद को क्या फेयरली चेक कर पाएंगे? नेवर। आप खुद सोचिए ना, दिमाग, इसमें कोई साइंस तो नहीं है, इसमें तो एक सिंपल लॉजिक है कि कोई अपने आप क्या कर पाएगा चेक अपने आप को? नेवर। तो उसके लिए क्या, उसके लिए मैं किसी बाहर से किसी को बुलाऊंगी कि आओ और मेरी कंपनी में चेक करो, है ना। तो ये जो बाहर से जो आएगा ना, ये ऑडिटर है, और वो क्या करने आ रहा है? ऑडिट करने, राइट। तो अब मेरे ख्याल से आपको एक ऑडिटिंग का मतलब तो पता चल गया। ऑडिटिंग, अब इवोल्यूशन की जब बात करें, मैं इवोल्यूशन पे आने लगी हूँ, एक एक टॉपिक आपका एक एक पॉइंट लूँगी यहाँ पे। लेकिन इवोल्यूशन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले ऑडिटिंग को कंपनीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। सबसे पहले गवर्नमेंट अपने खुद के पब्लिक अकाउंट्स को चेक कराने के लिए, अब आपको पता ही है कितने घपले होते हैं, अब कितनी बार चीज़ें सामने आती हैं कि इस डिपार्टमेंट ने ये पैसा खा लिया गवर्नमेंट का, इस डिपार्टमेंट ने पब्लिक का ये पैसा खा लिया। तो पहले पब्लिक अकाउंट्स ही चेक होते थे, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ कंपनीज़ में भी आने लग गई, लेकिन पहले, सबसे पहले इवोल्यूशन की बात करी जाए तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और पब्लिक अकाउंट्स को चेक करने के लिए ही हुई थी, ऑडिट की। ऑडिट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताती हूँ। मीनिंग के बारे में तो बात कर ली, पर ये जानना भी ज़रूरी है कि ये नाम कैसे पड़ा। व्हाट इज़ दिस ऑडिट मीन्स? हमने तो सिर्फ ऑडी, हमने तो गाड़ी सुनी है, ये ऑडिट क्या होता है और ये नाम कहाँ से लिया गया है? तो मैं आपको बताऊँ, ऑडियो, ऑडियो सुना ना, ऑडियो हम सुनते हैं, है ना, ऑडियो बोलते हैं ना, प्ले सम ऑडियो, प्ले सम म्यूज़िक। सो ऑडियो इज़ टू लिसन। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो इंसान ऑडिट करता, मतलब क्रॉस चेक करने आता था पब्लिक अकाउंट्स को, ये माना जाता था कि वो इंसान आके आपके द्वारा आपकी गलतियाँ निकालता है, और आपकी गलतियाँ कैसे हुई, क्यों हुई, किसने करी, वो सुनता है। वो सुनता है आपकी, आपसे एक तो जवाबदारी लेता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आपसे सुनता है। आपकी जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो सब सुनता है। तो ऑडिट वर्ड लिया गया है लैटिन टर्म ऑडियर से। ऑडियर, ऑडियर का मतलब होता है टू लिसन, राइट। उसी से ये वर्ड लिया गया है ऑडिट। और ऑडिट करने को बोलते हैं ऑडिटिंग, और ऑडिट करने वाले को बोलते हैं ऑडिटर। वेरी सिंपल। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे, क्लैरिटी रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए सिंपल होंगी। मैं खाली इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, मैं आपकी एकदम ओवरऑल बात कर रही हूँ। आप पढ़ाई को जितना सिंपल रखेंगे, आपके लिए पढ़ाई उतनी ही आसान रहेगी, राइट। अब आइए, अब मैं आपको ले चलती हूँ पार्ट बी, ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स में जो पहला टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ ऑडिट। ये जो नोट्स हैं, दीज आर प्योरली फ्रॉम योर स्टडी मटीरियल, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज़ दैट वंस यू हैव कवर्ड योर स्टडी मटीरियल जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिया, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन स्टडी मटेरियल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने नोट्स फॉर्म में उसको करा है। बट आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, जैसे ही हमारा यूनिट 1 ख़त्म होगा, हम उसको स्टडी मटेरियल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, इवोल्यूशन ऑफ ऑडिट में पहला बोल रहे हैं, इन द अर्ली डेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो यहाँ कह रहे हैं बहुत पुराने ज़माने में तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग था ही नहीं। This was maybe due to some small nature of business and day-to-day personal control of the proprietor। यहाँ कह रहे हैं इसलिए नहीं था क्योंकि पहले तो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती थी, छोटा छोटा बिजनेस होता था। अब आप एक बात सोचिए, एक छोटा सा घर है 1 BHK 2 BHK, उसके लिए मैं किसी को बाहर से बुलाऊंगी, आओ मेरा घर ज़रा चेक करो, सब कुछ ठीक से चल रहा है। घर ही कितना है, छोटा सा तो घर है, उसको तो मैं ही चेक कर लूँगी, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो उसको तो मैं ही चेक कर लूँगी। तो अगर मेरा एक पेंट हाउस है या बहुत बड़ा बंगलो है जिसमें
काफ़ी यार्ड्स में फैला हुआ है, वहाँ मैं किसी को बुला सकती हूँ, वहाँ मैं किसी को रख सकती हूँ जो मेरे घर का ध्यान रखे और जो देखता रहे कि मेरे घर में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? छोटे घर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बड़े घर के लिए ज़रूरत पड़ी ना, तो यही यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। ऑडिट कैन बी ट्रेस्ड बैक इन द पीरियड ऑफ 3600 टू 3200 BC। तो यहाँ कह रहे हैं इतने पुराने से भी चलती आ रही हैं चीज़ें। देखिए, चीज़ें चलती आ रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिट के रूल्स बन गए थे। चीज़ें चलती आ रही हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तब भी कुछ ना कुछ क्रॉस चेक होता था, जो आज ऑडिट के रूप में हमारे सामने आया है। Initially, the audit was mainly done of public accounts only. ये मैंने आपसे डिस्कस किया ही है। From historical records, it appears that ancient Egyptians, Greeks and Romans were used to the government accounts audit। तो यहाँ कह रहे हैं Egyptians, Greeks और Romans में काफ़ी ये प्रैक्टिस देखी गई है जो अपने पब्लिक अकाउंट्स को ऑडिट कराते थे। The accounts of the corporation of the city of London were audited in 12th century। तो यहाँ कह रहे हैं लंदन में कॉरपोरेशंस को ऑडिट करना 12th सेंचुरी में आ गया था। लेटर शेक्सपियर की टिमन्स ऑफ एथेंस जो एक बुक है उसमें भी ये पाई गई है ये लाइन, जिसको पढ़कर ये बोला जा सकता है कि हाँ, इसका मतलब ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट वहाँ था। वो लाइन क्या है? इफ़ यू सस्पेक्ट माई हस्बेंड्री और फॉल्सहुड, कॉल मी बिफोर द एग्जैक्टेस्ट ऑडिटर। सो यू अंडरस्टैंड? तो शेक्सपियर ने अगर अपनी किसी किताब में ये लाइन लिखी है तो उसका मतलब ऑडिटर उस टाइम पे कोई ना कोई, मतलब ऑडिटर का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे था, राइट? तो ये प्रूफ करता है। 1314 में ऑफिशियली इंग्लैंड ने, और 1314 में ऑफिशियली इंग्लैंड ने अपने पब्लिक अकाउंट्स को ऑडिट कराना स्टार्ट करा। 1494 में लुका पैकियोली, जो एक फ्रेंच है जिन्होंने मैथमेटिशियन और ग्रेट मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था डबल एंट्री सिस्टम का और ऑडिटिंग का प्रैक्टिकली। Gradually, even after, especially after industrial revolution in 18th century, businesses grow होने लग गए, बढ़ने लग गए, जिसकी वजह से large scale businesses हमारे सामने आने लग गए। Large scale business came into existence causing delusion in the regular and direct control of the proprietor। तो यहाँ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं proprietor का control, proprietor बिजनेस इतने ग्रो होने लग गए कि प्रोप्राइटर के कंट्रोल से भी थोड़ा सा इतना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता था हर चीज़ को कंट्रोल करना। दिस मेड इट नेसेसरी टू गेट द ट्रांजेक्शन मेड बाय द स्टाफ एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर्स चेक्ड एंड वेरीफाइड। व्हाट मेड द अकाउंट्स टू बी चेक्ड बाय द स्टाफ? व्हाट मेड, क्यों ज़रूरत हुई महसूस? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग स्केल ऑफ बिजनेस। यू अंडरस्टैंड? Because of the growing scale of business, the accounts made by किसके द्वारा बनाए गए? Staff and representative of owners, need to be checked by auditors, need to be checked by independent person, राइट? मैंने ऑडिटर बोल दिया, इंडिपेंडेंट पर्सन। देखिए, ये लाइन मैंने इतनी एम्फोसाइज और इतनी तोड़ के इसलिए बोली है आपको ये महसूस कराने के लिए कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जो सबसे मुश्किल होता है वो होता है लिखना, राइट? तो आपको अगर चीज़ समझ में आ गई है, सबसे पहले तो हमारे लिए ना रटना, बिल्कुल लर्न और रटने को तो बाद का स्टेप है। सबसे पहला स्टेप होता है समझना। एक चीज़ समझ में आ जाए फिर आप उसके कुछ फैक्ट लर्न करते हो। अभी 1494, 13th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, इंग्लैंड, लंदन में कब हुआ, ये सब बातें तो लर्न करने वाली हैं। तो पहले हमने समझी चीज़ें, फिर हम लर्न करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको लिखने की कोशिश करेंगे। लिखना काफ़ी, आप में से काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है, लिखा नहीं जा रहा, समझ तो आ गया है लेकिन लिखा नहीं जा रहा। लिखा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि शायद ठीक से समझा नहीं, और अगर ठीक से समझ लिए तो क्यों नहीं लिखा जा रहा? क्योंकि आपको समझी हुई चीज़ को ही तो लिखना है। एक तरह से देखा जाए तो हम समझे हैं कि जो स्टाफ द्वारा अकाउंट्स बनाए गए हैं उसी को चेक कराने के लिए कोई इंडिपेंडेंट आता है तो बस इसको इंग्लिश में लिखना है और क्या करना है, राइट? लेकिन अगर आपकी वो चीज़ वीक है तो वो चीज़ कैसे ठीक होगी? प्रैक्टिस से। स्कैनर्स, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, खुद लिखेंगे अपने आप। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, डेफिनेटली एग्ज़ाम के टाइम तक आप ये चीज़ पे काफ़ी अपना कंट्रोल पा लेंगे। तो लार्ज स्केल बिजनेस में कह रहे हैं कि ये चीज़ बढ़ने लग गई। 1866 में द इंग्लैंड्स एक्सचेकर एंड ऑडिट डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो 1866 में तो ऑफिशियली इंग्लैंड का एक डिपार्टमेंट बन गया था, और 1870 में इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स भी बन गया था इंग्लैंड में। अब देखिए, इंग्लैंड जो करता है इंडिया वो फॉलो करता ही है, क्योंकि हमारी कंट्री का तो मेजर लॉ कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से ही लिया गया, राइट?
इंडिया की बात आ जाती है। इन इंडिया द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पाया गया था मौर्यंस, गुप्तास और मुगल्स के टाइम पे ही देखा जाता था। द फर्स्ट लेजिस्लेशन, जो सबसे पहला लेजिस्लेशन जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड आया था, वो आया था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857। इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ एनुअल ऑडिट बट वॉज मेड ऑप्शनल। तो यहाँ कह रहे हैं सबसे पहली लेजिस्लेशन जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज की थी वो कब आई थी? 1857 में, ठीक है। लेकिन 1857 पे हमारी कंट्री में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, तो हमारा खास कोई कंट्रोल तो था नहीं हमारी गवर्नमेंट का। तो 1857 में ये एनुअल ऑडिट का कॉन्सेप्ट तो आ गया था, लेकिन ऑप्शनल था। लेटर जब ये एक्ट 1913 में, कंपनीज एक्ट 1913 से रिप्लेस हुआ, तो ये चीज़ कंपलसरी बन गई। अब 1913 में भी हमारा कोई जोर नहीं था, ये तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ही थे। फिर हमारा जो ऑफिशियली कंपनीज एक्ट और लेजिस्लेशन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पास हुआ वो था कंपनीज एक्ट 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। एंड इस एक्ट में ना ही सिर्फ अमेंडमेंट्स हुई, बहुत सारे चेंजेस आए, बट ऑडिट को भी कंपलसरी कर दिया गया और क्वालिफिकेशन भी बता दी गई कि ऑडिट करने के लिए कौन आएगा, राइट। 1965 में अमेंडमेंट हुई एक्ट में, जिससे कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी आया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऑडिट हुई, जिससे टैक्स ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया। सेल्स टैक्स, वैट, ट्रस्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इन सभी एक्ट ने काफ़ी अपने एक्ट में अमेंडमेंट लाए और इन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव ऑडिट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। उसके बाद कह रहे हैं जब ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आने लग गया, तो डेफिनेटली इसने भी ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, राइट। तो ये हमारा था एक इवोल्यूशन कि ऑडिट का मतलब बर्थ कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, राइट। उसके बाद है डेफिनेशंस। डेफिनेशन में जो पहली चीज़ लिखी हुई है ये मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ। द टर्म ऑडिट हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स ऑडियर विच मीन्स टू लिसन। क्यों मतलब सुनना क्यों? इन दोज एंशियंट डेज, पुराने समय में, द पर्सन अपॉइंटेड टू चेक द अकाउंट्स यूज टू हेयर, उसका काम क्या था? यूज टू हेयर द एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड, जो किससे चाहिए एक्सप्लेनेशन? फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। एंड दैट्स वाई द पर्सन हु हर्ड द एक्सप्लेनेशन वॉज कॉल्ड एज एन ऑडिटर। समझ में आया? तो बेसिकली द पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता था ऑडिट करने के लिए, उसको सुननी पड़ती थी एक्सप्लेनेशंस। मैंने बताया आपको जस्टिफिकेशन की, क्या जस्टिफिकेशन देना चाहते हो। तो लिसन करने को ऑडियर वर्ड से लिया गया और ऑडिट वर्ड ऑडियर वर्ड से लिया गया, और जो ऑडिट करने आता है उसको क्या बोल रहे हैं? ऑडिटर। However, nowadays, due to drastic changes in business accounting system, size and provision of different laws, the hearing concept नहीं रह गया। खाली ऑडिटर खाली आके सुनता नहीं है, वो बहुत सारे एक्शंस भी ले सकता है और बहुत कुछ बोलता भी है। लेकिन अब जो नाम पड़ गया वो तो नाम पड़ गया है बेचारे का, कि ऑडिटर का जो वर्ड लिया गया है वो ऑडियर से लिया गया है। कह रहे नाउअडेज अब खाली ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ICAI डेफिनेटि वो तो ऑडिटिंग को डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हैं कौन से प्रोफेशनल? कौन से प्रोफेशनल ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हैं? वो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ICAI जो डिफाइन करता है ऑडिटिंग को, वो क्या करता है कि ऑडिटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंसेस, चाहे फाइनेंशियल हो या अदरवाइज। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऑडिटिंग, ICAI कहता है कि ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अब सिस्टमैटिक क्यों बोल रहे हैं? कि ऐसा नहीं है कि आप गए और चेकिंग करके आ गए 2 मिनट में, ऐसा नहीं है। एक सिस्टमैटिक तरीका होता है कि क्या पहले चेक करना है, कैसे करना है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो सिस्टमैटिक तरीका होता है और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इसलिए कि इसको चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल आते हैं, तो इसलिए इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा। स्टेटमेंट को भी चेक करने आते हैं, रिकॉर्ड्स को भी, ऑपरेशंस को भी और परफॉर्मेंसेस को भी, चाहे वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या अदरवाइज एक एंटरप्राइज की, फॉर अ स्टेटेड पर्पज। In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the proposition before him for examination। तो किसी भी सिचुएशन में चाहे ऑडिटर कोई भी ऑडिट कर रहा है, वो सबसे पहले तो अपनी एक धारणा बताता है कि कैसे एग्जामिनेशन करनी है, एविडेंस कलेक्ट करता है और एविडेंस को भी चेक करता है। जैसे एक सिंपल बात है, मैं ऑडिट करने जा रही हूँ, ठीक है, मैं ऑडिटर हूँ, तो मैं कंपनी के ऑडिट कर रही हूँ और उसके P&L के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 20 लाख का खर्चा है फर्नीचर का। तो मैं पूछूंगी मैनेजर से कि ये फर्नीचर कहाँ से आया और 20 लाख का फर्नीचर कहाँ है। तो मुझे मैनेजर ने दिखाया कि मैम हमारे जो MD है ना, उनके केबिन के लिए आया है। मैं कहूँगी अच्छा
केबिन के लिए इतना महंगा फर्नीचर। अब देखो ना, क्या पता मैनेजर ने फर्नीचर लिया सिर्फ 10 लाख का और 10 लाख का अपने घर का फर्नीचर लिया हो, नेवर से। तो मैंने मैनेजर से मंगवाया वाउचर कि मुझे वाउचर देखना है इसका कि कितने का फर्नीचर है। तो इसका मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, एविडेंस को कलेक्ट। अब मुझे मैनेजर ने बड़े आराम से वाउचर प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने वाउचर देखा, मुझे कुछ गड़बड़ लगी, ठीक है। मैंने शॉपकीपर को कनेक्ट करा, जो सेलर थे उनको कनेक्ट करा और उनको देखने के लिए देखा कि वो कैसे बिलिंग करते हैं और क्या ये उन्होंने ही बेचा है और क्या क्या बेचा है, इसमें क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्या क्या मार्केट प्राइस था फर्नीचर का। मैं इतनी तह तक जा सकती हूँ बिकॉज आई एम ऑडिटर, आई हैव कलेक्टेड एविडेंसेस। और अब मैं एविडेंस को इवैल्यूएट भी कर रही हूँ कि ये जो एविडेंस है ये सही भी है या नहीं है, ऐसे कोई भी जाली बिल पकड़ा दिया मुझे, यू अंडरस्टैंड। तो मुझे ये भी करना ज़रूरी है। और फिर जो भी मेरी जजमेंट होगी उसको मैं रिपोर्ट के बिहाफ पे अपनी जजमेंट अपने क्लाइंट को बताऊंगी जिसने मुझे अपॉइंट किया ऑडिटर। याद है शुरू में मैंने क्या बोला था, मैं कंपनी हूँ, मैं किसी को अपॉइंट कर रही हूँ, आओ मेरी कंपनी में चेक करो। तो अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं ऑडिटर हूँ, तो मैं किसी की कंपनी को मैं चेक करने जा रही हूँ, तो वो सामने वाला क्या है, मेरा क्लाइंट। According to them, ICI, auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between information and established criteria. तो यहाँ कह रहे हैं कि बेसिकली ऑडिटिंग क्या है, एक्यूमुलेशन है, इकट्ठा करना डेटास को और इवैल्यूएट करना कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और जो हमें क्राइटेरिया है क्या ये उसको मैच कर रहा है या नहीं। और ये एक कंपीटेंट इंडिपेंडेंट पर्सन ही कर सकता है, ऐसा नहीं आप किसी को भी क्रॉस चेकिंग के लिए भेज दोगे। According to Standards on Auditing 200, basic principles governing an audit is independent examination of financial information of any entity. ठीक है, तो ये भी ये कहते हैं ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अब सुनिए, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब ये कि ये वही कोई करता है जो बाहर से आया है। अपने किसी इंसान को अगर आप ऑडिट करने के लिए बोलोगे तो ठीक से नहीं होगी। और किस चीज़ की ऑडिट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसकी, ऑफ एन एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं, चाहे वो छोटे साइज़ की हो या नहीं। When such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, तो यहाँ कह रहे हैं तो ये एग्जामिनेशन किस लिए कंडक्ट होता है, टू एक्सप्रेस अ ओपिनियन, उसके ऊपर, किसके ऊपर, जिसकी आप एग्जामिनेशन कर रहे हो। अब मीनिंग ऑफ ऑडिट पे आ जाइए। द मीनिंग ऑफ ऑडिट आप यहाँ देखेंगे, एक इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। तो व्हाट इज ऑडिटिंग, एक इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। ये खाली एक एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है। आपने बड़ी बार अकाउंट्स में सुना होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग होता है सिर्फ रिकॉर्ड्स को एंटर करना, अकाउंटिंग होता है असेस करना कि रिकॉर्ड्स में कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। तो अकाउंटिंग थोड़ा इंटेलिजेंट काम है ना। रिकॉर्डिंग तो कोई भी कर लेगा, जिसको कुछ नॉलेज नहीं भी होगी वो भी बता देगा कि आज कितना खर्चा हुआ और कितनी इनकम हुई है, सही है ना। तो यहाँ कह रहे हैं ऑडिट बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन। इंटेलिजेंट मतलब इसमें दिमाग की जरूरत है, क्रिटिकल मतलब डीपली। किस चीज़ की एग्जामिनेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज़ डन बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। इंडिपेंडेंट मतलब कि वो इंसान कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट्स। तो जब हम कंपनी की ऑडिट करने जाते हैं तो कंपनी के मैनेजमेंट ऑफिसर्स, इनफैक्ट हम किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो हम चेक करने आए हैं। अब देखो मैं ऑडिटर हूँ, अच्छा एक बात बताओ, मैं ऑडिटर हूँ एक कंपनी की, तुमने ही मुझे अपनी कंपनी में न्यौता दिया कि मैम हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं अपनी कंपनी का ऑडिटर, तो आप प्लीज़ मेरी कंपनी में आके ऑडिट करिए। आपने मुझे अपॉइंट किया ऑडिटर, मैं आई और मैंने ना तुम्हारी मैनेजमेंट से 2-3 क्वेश्चन पूछे, 2-4 चीज़ें चेक करी, आराम से खाया पिया, लोगों को थोड़ा डराया। लोग ऑडिटर से थोड़ा डरते हैं, ऑब्वियस बात है, कोई चेक करने आ जाए सर पे तो उससे तो डरते हैं ना। तो थोड़ा डराया, इधर उधर घूरा सबको, ऑफिस में घूम कर घर आ गई, अपने ऑफिस आ गई। एंड ऐसे ही मैं हर बार करती थी। एंड लास्ट में रिपोर्ट बना दी कि सब ठीक है, सब अच्छा है, कोई चिंता नहीं है। अगले साल तुम्हारी कंपनी पे पड़ गया इनकम टैक्स रेट, GST रेट, इनकम टैक्स रेट, कोई भी ऐसा कुछ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। अब छापे में रेट में कुछ बुक्स ऐसे मिले जो मैनिपुलेटिव थे, इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने पकड़े। आपको पता है सबसे पहले वो किसको बुलाएंगे क्वेश्चन करने के लिए, मुझे। वो कहेंगे आप कैसे ऑडिटर हैं, आपने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं करे थे ठीक से कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ हुआ है, इतना बड़ा ओमिशन हुआ हुआ है, इतनी बड़ी कोई गलती हुई है, कुछ भी है। और मैं बोलूँगी नहीं मैंने चेक तो किया था, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके। आपको लगता है मैं ऐसा बोल के छूट जाऊँगी? नेवर।
मैं पेनल्टी लग सकती है, मेरा नाम खराब हो सकता है, इनफैक्ट मेरे पास डिग्री जो है वो सस्पेंड हो सकती है, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। यू अंडरस्टैंड, बहुत सारे नुकसान हैं, इसलिए ऑडिटर बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते चीज़ों को। द ऑडिटर सेटिस्फाइज हिमसेल्फ, वो अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बने हैं वो ठीक है या नहीं, ठीक है ना। पांचवा, जब वो ये सब चीज़ें कर लेते हैं फिर उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। क्या रिपोर्ट करना पड़ता है? बैलेंस शीट एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वेदर द बैलेंस शीट इज ट्रू एंड फेयर और नॉट, वेदर द P&L रिवील्स ट्रू एंड फेयर और नॉट, द अकाउंट जो है वो कंसर्न लॉ के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। और इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद अबव 3 points, देन यू हैव टू रिपोर्ट that we are not satisfied and the company has some discrepancies and company has some maybe manipulated accounts, जो भी whatever you find according to your judgment you have to report. What are the essentials of auditing? Auditing के क्या क्या essential features हैं, क्या देखा जाता है ऑडिटिंग में? Auditing involves evaluation and verification of relevance, reliability, adequacy of evidence. तो बेसिकली हमें ऑडिटिंग में क्या करना होता है, हमें एविडेंस कलेक्ट करना होता है, उनको चेक करना पड़ता है। तो सबसे अच्छा फीचर जो ऑडिटिंग का है, पहला फीचर, वो इन्वॉल्व होता है इवैल्यूएट करना एविडेंस को, वेरीफाई करना। मैंने वेरीफाई किया ना शॉपकीपर को फ़ोन करके कि क्या सच्ची में फर्नीचर 20 लाख का है। रेलेवेंस देखना कि जो एविडेंस दिया है वो सही है या नहीं। रिलायबिलिटी देखना कि ये एविडेंस कितना भरोसेमंद है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करना? वाउचर, डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस के थ्रू। ये एक एनालिटिकल, क्रिटिकल और इन्वेस्टिगेट रिव्यू होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल्स का। तो ऑडिटिंग एक एनालाइज करते हैं हम लोग, डीपली क्रिटिकली करते हैं और इन्वेस्टिगेटिव तरीके से करते हैं। क्या? अकाउंट्स और उसके कंट्रोल्स को चेक करना कंपनी के। द इन्फॉर्मेशन जिसको ऑडिट किया जाता है वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। देयर शुड बी स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। आप जब चेक करने जा रहे हो अकाउंट्स को तो आप ऐसा अपना कुछ क्राइटेरिया बना के चलते हो ना कि मुझे ये चीज़ें चेक करनी है, उनमें ये चीज़ें ढूंढनी है, ये चीज़ें देखनी है। तो आप एक अपना इस्टेब्लिश क्राइटेरिया लेके जाते हो जब ऑडिट करने जाते हैं। द ऑडिटर शुड बी कम्पीटेंट, इंडिपेंडेंट, क्वालिफाइड एंड पोजेसिंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी कर लेगा ऑडिट, CA ही कर सकता है फाइनेंशियल ऑडिट। बट ये वन मोर थिंग, CA who is not into job, CA who is a practicing chartered accountant, यहाँ लिखा है ना, and he has a certificate of practice, right? It ensures reliability of information and authenticity of assertions. Assertions is nothing but the statements, right? तो स्टेटमेंट जो होती है मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एक एंटरप्राइज से जुड़ी हुई जो स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे वो एंटरप्राइज प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं, चाहे वो लॉ द्वारा रिक्वायर हो या नहीं, तो ऑडिटर अपना एक ओपिनियन देता है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू, फेयर है या नहीं। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ बातें हैं जो हमने बिल्कुल ऑडिटिंग के बारे में बात करी हैं। उसके बाद नेचर ऑफ ऑडिटिंग है, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग है, डिफरेंस बिटवीन है। अभी हम जितनी भी आगे आगे बातें करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यस, हम अभी तो मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मीनिंग के बारे में ही कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब हम आगे डीपली बातें करेंगे कि ऑडिट कैसे होती है, जब जाते हैं तो क्या प्रिपेयर करते हैं, कैसे वार्निंग देते हैं, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें कितने प्रकार के ओपिनियंस होते हैं, वो आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। सिंस इट्स अ फर्स्ट क्लास, सो आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो द मीनिंग ऑफ द ऑडिटिंग। नाउ इफ़ आई शो यू योर स्टडी मटीरियल, यहाँ देखिए, ये देखिए, इसका हम एक बार यूनिट निकाल लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि यस, देखिए, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हमने ये जो जितनी बातें करी हैं ये सब आपकी बुक से ही करी हैं। लेट मी टेक आउट द यूनिट 6, राइट। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बात करी थी? evolution, right? So this is your auditing concepts and this is your evolution वाला part. This is your definitions जो मैंने आपकी ली थी ICAI की, and then the meaning of auditing, essential features of audit, right? तो हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं सारे आपके स्टडी मटेरियल से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, बट येस, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी
and proper organized study material, we have prepared some notes for you, राइट तो आप भी जब यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको नोट्स से बहुत ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। ये पीडीएफ भी आपके पास है, तो आपको यहाँ सुन भी रहे हैं आप एक एक बात, तो आपको बिल्कुल स्टडी मटेरियल में घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैम तो पढ़ा रही है नोट से, पता नहीं स्टडी मटेरियल में हमारा कुछ रह ना जाए। बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपके स्टडी मटेरियल में। दूसरी बात, हम लोग रिविजन टेस्ट पेपर्स भी प्रैक्टिस करेंगे। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट द आंसर्स, राइट। सो ये 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो आपके शॉर्ट बहुत ही ईजिली आपको मिलने वाले हैं। दिस डजेंट मीन दैट आई एम सेइंग दैट कंपनी अकाउंट्स आपका अच्छा नहीं है, कंपनी अकाउंट्स भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि थ्योरी को अगर ठीक से लिखा जाए तो उसमें थोड़े अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, तो आपके पास करने के एग्ज़ाम पास करने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। तो नो ऑफेंड ऑन एनीबडी हु इज़ टीचिंग यू कंपनी अकाउंट्स, जस्ट सेइंग दैट ऑडिट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू इन एग्ज़ाम, राइट, टू स्कोर योर गुड मार्क्स, ओके। तो आप बिल्कुल आप ये देख सकते हैं अपनी स्टडी मटेरियल एंड तो मैंने आपको आपकी स्टडी मटेरियल दिखा दी, या आपके नोट्स भी देख लिए, आपको तरीका भी समझ में आ गया हम कैसे पढ़ने वाले हैं। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, कंसंट्रेशन से पढ़ना है। आप जितना अच्छे से सुनेंगे, समझ लीजिए अगर आप ध्यान से सुन भी लेंगे ना तो 70% यहाँ चला गया, 70 नहीं तो 60% तो पक्का चला गया। 20% जाएगा जब रिवाइज कर लेंगे, बाकी 20% तब जाएगा जब आप लिख के कर लेंगे, फिर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लॉक हो जाते हैं। और कभी भी आप ये मत कहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास और भी बड़े सारे सब्जेक्ट हैं। नो डाउट, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको इक्वल कंट्रीब्यूशन दिखाना है। जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे आपको हर सब्जेक्ट में करना चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम और आपका स्टेज, इंटर स्टेज आप जल्द से जल्द क्लियर कर पाएँ, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपना थोड़ा स्पीड अप करेंगे और आगे की बातें करेंगे अबाउट ऑडिटिंग। टिल देन प्लीज़ स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ, ओके। थैंक यू।